गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वन एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। 21 फरवरी आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश के रिकमेंडेशन पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह दिवस प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया। 21 फरवरी को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन और बांग्लादेश के रिकमेंडेशन के आधार पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। चलिए वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित समूह में कौन से G20 के सदस्य हैं? ये जो समूह है, समूह में कुछ देश के नाम है, 4 देश के नाम है, चारों के चारों देश पार्ट होना चाहिए G20 का। क्वेश्चन यही है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी है ब्राजील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। ऑप्शन डी है इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। भारत ने यूक्रेन स्थित दूतावास में तैनात कर्मियों के परिवारों को वापस बुलाया। एक बार इसको पढ़ लीजिए। प्रत्येक दिन यूक्रेन को लेकर के चर्चा होता है, डेली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यूक्रेन पे एक कॉन्क्रीट नोट बना लीजिएगा और आज का मुद्दा पूरा का पूरा डेडिकेटेड है यूक्रेन को लेकर के। हाँ, फर्स्ट पेज पे जो मुझे डिस्कस करना है ये बढ़ी सकती नशे के सौदागर को 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार चर्चा में है। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार चर्चा में है। इसके बारे में कॉन्क्रीट आपको जानकारी होना चाहिए और इस डिस्कशन में हम लोग एनसीबी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि एनसीबी ने कठोर कानून है प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988, उसके तहत 18 अध्यादेश पिछले 3 महीना में जारी किए हैं और इस कानून को लागू करने वाली है एनसीबी। इसके तहत क्या होगा कि जो मादक पदार्थ का या नशा का जिसको आदत है, ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष हिरासत में लिया जाएगा और 2 वर्ष तक उसे जमानत नहीं मिलेगी। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो इस कानून के लागू होने के बाद जो है नशे के सौदागर को 2 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। इस कानून का नाम है PITNDPS। तो इस कानून के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। पूरा कानून का नाम मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रिवेंशन ऑफ एलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चर्चा में है, एक ऐसा संस्थान जो लगातार चर्चा में पिछले 2 वर्ष से तो मैं लगातार देख रहा हूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार चर्चा हो रही है। सीबीआई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, ये दोनों ही संस्थान और ईडी का, ये तीनों ही संस्थान लगातार चर्चा में होता है। सीबीआई भी चर्चा में रहती है, ईडी भी चर्चा में रहती है और एनसीबी भी चर्चा में रहती है। तो आज हम लोग एनसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के द्वारा 1986 में हुआ था। संसद के एक एक्ट के माध्यम से इस संस्थान का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये संस्थान जो है वो एक सांविधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय। यह संस्थान क्या है? एक सांविधिक निकाय है, लीगल बॉडी है, सांविधिक निकाय इसको बोलते हैं। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन यह काम करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय है मुंबई, इंदौर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, जोधपुर, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी और पटना। तो ये सब जगह पे इनके जो है क्षेत्रीय कार्यालय है, लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है।
इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के तस्करी को रोक लगाना है। यह सीमांत क्षेत्रों पर नजर रखता है ताकि विदेशी तस्करों की गतिविधि को सीमा पर नियंत्रित किया जा सके। यह मादक पदार्थ प्रवर्तन एजेंसी के कर्मियों को संसाधन और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। बेसिकली क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का काम क्या है? जिस तरह से आरबीआई का काम है बैंकिंग को रेगुलेट करना, सेबी का काम क्या है शेयर को रेगुलेट करना, उसी तरह से एनसीबी का काम है कि ड्रग्स को लेकर के कोई भी चीज़ होगा इंडिया में तो उसको रेगुलेट करने का काम, उस पर एक्शन लेने का काम एनसीबी करेगी। तो ड्रग्स को लेकर के कोई भी काम होगा तो एनसीबी करेगी, और खास करके पंजाब के सेक्टर में एनसीबी ज़्यादा आप देखते होंगे कि ज़्यादा प्रभावी रहती है। उसका रीज़न है कि पाकिस्तान बॉर्डर से हमारे यहाँ जो है तस्करी होता है ड्रग्स का, तो इसलिए जो है पंजाब के क्षेत्र में एनसीबी आप देखते होंगे अधिक सक्रिय होती होगी, और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी एनसीबी काफ़ी सक्रिय होती है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। विश्व में जो है ड्रग्स का दो प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। एक तो गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है। विश्व में ड्रग्स का दो प्रमुख क्षेत्र है, एक गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश आता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। गोल्डन ट्रायंगल में थाईलैंड है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है, वियतनाम नहीं आता। म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है, 3 देश आता है। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये 3 देश से बेसिकली आता है गोल्डन ट्रायंगल में। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र, जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो भारत दोनों ओर से घिरा हुआ। भारत का अगर आप मैप देखिएगा तो एक तरफ तो मान लीजिए म्यांमार साइड से हम घिरे हुए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से घिरे हुए हैं। इधर भी हमारा अच्छा खासा, इधर भी विश्व का ड्रग्स का कारोबार, इधर भी विश्व में सबसे अधिक होता है और इधर भी सबसे अधिक होता है। बीच में भारत है, तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पे ड्रग्स कहाँ आएगा? भारत में आएगा। इसलिए एनसीबी की भूमिका काफ़ी सक्रिय हो जाती है। और अभी एनसीबी के जो डायरेक्टर है वो सत्य प्रकाश प्रधान है। सत्य प्रकाश प्रधान अभी वर्तमान में एनसीबी के डायरेक्टर हैं। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है एनसीबी के बारे में और ड्रग्स के बारे में। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में बढ़ी पक्षियों की संख्या, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये न्यूज मुझे आपके साथ डिस्कस करना। भारत और पाकिस्तान के बीच में कई सारे युद्ध हुए हैं, बावजूद इसके ये जो बनी थी आयोग, इस आयोग हमेशा काम करती रही है। 1965 की वार हो, 71 की वार हो या 1999 की, ये तीनों ही वार के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु आयोग लगातार काम किया। और सिंधु आयोग की जो अगली बैठक होने वाली है वो पाकिस्तान में होने वाली है, 1 से 3 मार्च को होने वाली है। हमारे देश के जो प्रतिनिधि मंडल हैं, डेलीगेट्स हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पे सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए सिंधु आयोग इम्पॉर्टेंट है। तो सिंधु आयोग की स्थापना सिंधु जल संधि अधिनियम 1960 के द्वारा हुआ था। सिंधु जल संधि 1960 के द्वारा हुआ था सिंधु आयोग की स्थापना। और इसको जो है इस समय में जो है भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और पाकिस्तान के थे आपको अयूब खान साहब। तो भारत के नेहरू जी थे और पाकिस्तान के अयूब खान थे, दोनों के बीच में समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मध्यस्थता किसने किया था? तो सिंधु जल संधि जो हुआ था, समझौता हुआ था, इसमें मध्यस्थता किया था वर्ल्ड बैंक ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। सिंधु जल संधि पे समझौता किया था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने इस पे समझौता किया था। अब इस समझौता का जो मेन उद्देश्य था उसमें था कि सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीनों नदी के जल का यूज पाकिस्तान करेगा। रावी, ब्यास और सतलज, इस तीनों नदी के जल का यूज करेगा भारत। तो 3 नदी जो सिंधु नदी तंत्र का पार्ट है, 6 नदी, उसमें 3 नदी सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान यूज करेगा इसके पानी का, और रावी, ब्यास और सतलज इसका यूज करेगा भारत। तो इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र का 80% पानी दे दिया गया पाकिस्तान को और सिर्फ 20% पानी दिया गया इंडिया को। अब देखिए यहाँ पे चर्चा क्या, यहाँ पे चर्चा है कुछ परियोजना जो भारत चिनाब नदी वगैरह पे विकसित कर रहा है। जैसे चिनाब नदी पे भारत विकसित कर रहा है पाकुल दुल परियोजना, किरू परियोजना, लद्दाख की छोटी पनबिजली परियोजना। तो इस सब को लेकर के जो है
पाकिस्तान आपत्ति कर रहा, पाकिस्तान कर रहा है कि आप सिंधु नदी समझौता जो 1960 में हुआ था उसमें आप उस समझौता का उल्लंघन कर रहे हैं। आपने उसमें कहा था कि चिनाब नदी का यूज पाकिस्तान करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत जो है ऐसा नहीं कि इसमें कोई डैम बनाया, भारत डैम की जगह क्या हो रहा है कि रन फॉर रिवर परियोजना का ज़्यादा यूज कर रहा। रन फॉर रिवर परियोजना क्या होता है? रन फॉर रिवर परियोजना के माध्यम से भी बिजली क्रिएट होता है, जिसमें हमको नदी में डैम नहीं बना रहा है, चलती नदी जो है, दौड़ती नदी जो है, उसी नदी का क्रिएट करके हम बिजली क्रिएट करेंगे। तो रन फॉर रिवर परियोजना के माध्यम से अधिकतर, अगर आप देखेंगे चिनाब नदी वगैरह पे, तो अधिकतर जो है बिजली का जो यूज हो रहा है वो रन फॉर रिवर परियोजना के माध्यम से हो रहा है। मध्य प्रदेश में कृषि कार्य के लिए किराए पे लगेंगे ड्रोन। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अब मध्य प्रदेश में मान लीजिए आपको छिड़काव करना, कीटनाशक का छिड़काव अपने खेत में करना, यूरिया का छिड़काव करना, आप एक काम कीजिए, ड्रोन किराए पे ले लीजिए, 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए किराए पे ले लीजिए और उसका यूज कर लीजिए कृषि कार्य में। तो यही न्यूज़ है बेसिकली। 21वीं सदी में भारत के विकास का इंजन बनेगा पूर्वोत्तर भारत, पीएम मोदी। अब देखिए पूर्वोत्तर भारत का इंपॉर्टेंस क्या है, 2-3 पॉइंट में इसको देखा जाए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे याद है कि एक बार इस पे सेपरेट योजना का जो है सेपरेट अंक आया था पूर्वोत्तर भारत में। सरकार क्यों पूर्वोत्तर भारत को लेकर के काम कर रही है? तो पूर्वोत्तर भारत में 8 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये सारा का सारा पार्ट है पूर्वोत्तर भारत का। और कुल 5 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन और म्यांमार के साथ। अब देखिए पूर्वोत्तर भारत का इंपॉर्टेंस क्या है। पूर्वोत्तर भारत का पहला इंपॉर्टेंस ये है कि हमें एक्ट ईस्ट नीति की तरफ हम देख रहे हैं। हम पहले लुक ईस्ट नीति था हमारा, हम उसको बना दिए हैं एक्ट ईस्ट नीति। तो लुक ईस्ट नीति से एक्ट ईस्ट नीति की तरफ हम बढ़ गए हैं। तो एक्ट ईस्ट नीति यानी आसियान के साथ हमारे संबंध को इम्प्रूव करना, आसियान के देशों के साथ हमें सुधारना अपने संबंधों को। तो ऐसे कंडीशन में हमें पूर्वोत्तर भारत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आसियान का प्रवेश द्वार ही कहा जाता है म्यांमार को, और म्यांमार पूर्वोत्तर से लगा हुआ है। तो आसियान देशों के साथ हमें संबंध इम्प्रूव करना है, पूर्वोत्तर के साथ संबंध इम्प्रूव करना है, तो हमें पूर्वोत्तर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि कई सारे जो है देश, चाहे म्यांमार हो, चाहे चीन हो, भूटान हो, भूटान तो हमारा फ्रेंडली देश है, लेकिन चीन खास करके हमारी युद्ध लगातार चीन के साथ चलती रहती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें चीन के साथ बचाव करना है, चीन के साथ फाइट करना है, इसलिए भी हमें पूर्वोत्तर भारत को स्ट्रॉन्ग करना है। ड्रग्स को लेकर के भी पूर्वोत्तर भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तुरंत मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि गोल्डन ट्रायंगल का क्षेत्र जो है उसमें म्यांमार भी शामिल है। तो म्यांमार से ड्रग्स इंडिया में आ जाए, इसलिए भी हमें पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा की आवश्यकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी भाग क्या है, हिमालय है। तो भारत के उत्तरी भाग से हम कहीं जा नहीं सकते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र है, इससे भी हम कहीं जा नहीं सकते हैं। भारत के जो है पश्चिमी भाग में जो है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से हम कहीं जा सकते हैं बाय रोड। समुद्र से तो जा सकते हैं लेकिन बाय रोड नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान से बाय रोड हम कहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान अगर हमें रास्ता देता तो हमें ईरान में चाबहार पोर्ट को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं थी। पाकिस्तान अगर हमें रास्ता देता तो हम मध्य एशिया तक पहुंच सकते थे, इसलिए पहुंच सकते थे, लेकिन पाकिस्तान हमें रास्ता नहीं दे रहा। तो भूमि के माध्यम से कहीं और जाने का, किसी और देश के साथ संबंध स्थापित करने का जो एक ही रास्ता हमारे पास बचा हुआ वो है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से हम कहीं अन्य जगह जा सकते हैं भूमि के माध्यम से। इसलिए आप सभी को याद होगा कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे भारत डेवलप कर रहा है, IMT, एक चर्चा भी हमने कई बार किया। इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे भारत डेवलप कर रहा है, और ये सड़क जाएगा कहाँ तक, ये सड़क जाएगा दक्षिणी चीन सागर तक। मैं एक बार मैप दिखाता हूं आपको। ओके, ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, ये है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, जो बैंकॉक तक जाएगी, थाईलैंड के बैंकॉक तक जाएगी। अब इसी
बात ये चल रही है कि IMT हाईवे को, इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे को एक्सटेंड करके यहाँ जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ तक ले जाना है। ये दक्षिणी चीन सागर का पार्ट है। तो जिस तरह से चीन हस्तक्षेप कर रहा है हिंद महासागर में, तो उसके काउंटर करने के लिए हम भी जा रहे हैं दक्षिणी चीन सागर। और दक्षिणी चीन सागर बाय रोड जाए, इसलिए हमें ज़रूरत है आसियान देशों की। बाय रोड जाए इसलिए ज़रूरत है हमें पूर्वोत्तर भारत के डेवलप करने की। अगर पूर्वोत्तर भारत हमारा डेवलप होगा, ये पार्ट हमारा डेवलप होगा, तभी जा करके हम कनेक्टिविटी बेहतर कर पाएंगे। और ख़ास करके जो देश है आसियान के देश, उसके साथ हम अपने संबंध को इम्प्रूव कर पाएंगे। और चीन के साथ हमें प्रतियोगिता करना, तो निश्चित तौर पे हमें पूर्वोत्तर भारत को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा पूरा मुद्दा डेडिकेटेड है यूक्रेन संकट को लेकर के। तो ये इसको रख लीजिएगा, इसको पढ़िएगा आप लोग। एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इस एडिटोरियल को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश सरकार के सुझाव पे, बांग्लादेश सरकार के रिकमेंडेशन के आधार पे UN इसे मनाती है। तो उसी को लेकर के एडिटोरियल है, इसको बस आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको भी एक बार पढ़िएगा तो ठीक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वेलरी निर्यात को लगेंगे पंख। आज अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं UAE और इंडिया रिलेशन पे वीडियो बना दूंगा। देखिए 2-3 दिन से लगातार, जब से UAE और इंडिया के बीच में सिप्पा साइन हुआ, CEPA सिप्पा साइन हुआ, डेली मैं देख रहा हूँ न्यूज़ आता। सिप्पा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये UAE और इंडिया के बीच में साइन हुआ, और जब से साइन हुआ डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। तो मैं कोशिश करूँगा, आज समय मिलेगा तो UAE इंडिया रिलेशन पे डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसको पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। नई नीति से 40 से 50% तक घटेगी ग्रीन हाइड्रोजन की लागत। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या कर रही है कि रिफाइनरी जो है, पानीपत रिफाइनरी और मथुरा रिफाइनरी, वहाँ पे हरित हाइड्रोजन लगा रही है। तो मथुरा में और पानीपत में हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगा रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सबसे पहले क्वेश्चन तो PT में ही पूछा जाता है या जा सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पे हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगा रही है। एक तो मथुरा में लगा रही है, दूसरी को पानीपत रिफाइनरी में लगा रही है। और ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया, काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इसकी लागत जो है 40 से 50% कम लागत हो जाएगी। 15,000 से अधिक मूल वेतन पाने के लिए आएगी नई पेंशन योजना। तो देखिए EPFO को लेकर के न्यूज़ है। अब EPFO क्या करती है? EPFO उन कर्मचारियों को पेंशन देती है मोस्टली जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। तो 15,000 रुपये से जिसको ज़्यादा है, उसके लिए EPFO नई पेंशन योजना लेकर आ रही है। अब देखिए EPFO लगातार चर्चा, ये संस्थान भी चर्चा में रहता है। EPFO मतलब होता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसी को ही EPFO कहा जाता है। यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खाते का प्रबंधन करता है। अगर आप सरकारी कर्मी बनते हैं तो आपको जो है EPFO आपका अकाउंट बनता है, भविष्य निधि और पेंशन खाते का प्रबंधन करता है, तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, EPFO आता है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन, और सदस्यों और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। EPFO विश्व के सबसे बड़े संगठन में से एक है। इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना किया गया था। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है EPFO के बारे में।
जैविक खेती का अगुवा बन रहा लद्दाख। लद्दाख का टारगेट है 2025 तक। 2025 तक लद्दाख जो है पूरी तरह से जैविक खेती करना शुरू कर देगा। और इसके लिए लद्दाख ने जो सहायता लद्दाख ले रहा है वो सिक्किम का सहायता ले रहा है, चूँकि सिक्किम ऑलरेडी जैविक स्टेट बन चुका है। सिक्किम इंडिया का पहला जैविक स्टेट बना है और दूसरा बनेगा लद्दाख। लद्दाख इसका टारगेट रखा है 2025 तक और इसके लिए लद्दाख हेल्प ले रहा है सिक्किम के। क्वाड को एशियाई नाटो बताने की धारणा में ना फंसे जयशंकर। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के मैंने क्वाड पे एक सेपरेट वीडियो बनाया था और एक सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाया था कि क्या क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। तो उस पर भी हमने चर्चा किया था कि क्वाड को एशियाई नाटो जो है नहीं कहना चाहिए या क्यों नाटो को दर्जा दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ये चर्चा किया था। लेकिन मैक्सिमम जो व्यूअर है उन्होंने कमेंट करके ये बताया कि क्वाड को नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी अपना व्यू और पॉइंट दीजिएगा कि क्या क्वाड को नाटो का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। टेलीग्राम पे मैंने वो वीडियो कल या परसों ही शेयर किया था, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। भारत ने स्पष्ट तौर पे कहना है कि क्वाड को नाटो का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए या क्वाड को एशियाई नाटो ना बताए। ये भारत सरकार का स्टेटमेंट अभी दिख रहा है यहाँ पे मुझे। चीनी कर्ज के जाल से मुक्ति को भारत के करीब आ रहा है श्रीलंका। तो भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है कि श्रीलंका अपने आप को चीनी कर्ज से मुक्त कर सके, राइट। एक बार इसको भी पढ़ लीजिए और एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यूएनएचआरसी की जो अध्यक्ष हैं वो आ रही है चीन। तो उसको चीन ने इजाज़त दिया कि ठीक है आप आ सकते हैं, लेकिन इजाज़त देने के बावजूद ये चीन का कहना है कि यूएनएचआरसी के जो अध्यक्ष आएंगे मिशेल बासिलेट, जो सिंजिंगयान प्रांत जा सकते हैं, लेकिन वहाँ किसी तरह की कोई जांच नहीं कर सकते। फिर तो इसका मतलब क्या है भाई? देखिए हुआ इशू क्या है, इशू ये है कि एनएचआरसी में लगातार ये मांग उठता था कि चीन में जो उइगर मुसलमान है उस पर अत्याचार होता है। सबको पता है ये बात। 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को चीन ने जेल में डाला हुआ है। आप जो है कोई मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हैं, उइगर मुसलमान अपना मुस्लिम नाम नहीं रख सकता है, मतलब अपने नाम के आगे मोहम्मद वगैरह नहीं लगा सकता वो। तो इस तरह से चीन प्रताड़ित कर रहा है उइगर मुसलमानों को। उइगर मुसलमानों को तरह तरह, आप नेट पे जाकर के सर्च कीजिएगा, देखिएगा आपको दिख जाएगा, तरह तरह की प्रताड़ना दिया जाता है। 10 लाख उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है, जहाँ पर उसको म्यूजिक के धुन पर गाना गवाया जाता है, उसे डांस करवाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ें कर रहा है चीन, मानवाधिकार का चीन खुला उल्लंघन कर रहा है। तो इसको लेकर के लगातार मैटर था यूएनएचआरसी में। यूएनएचआरसी लगातार ये कह रहा था कि हमें एक काम कीजिए, सिंजिंगयान प्रांत जाने की इजाज़त दीजिए ताकि हम जाकर के वहाँ पे ज़मीनी हालात देख सकें कि क्या कंडीशन है उइगर मुसलमानों का। बहुत मिन्नतों के बाद चीन फाइनली एग्री हुआ था कि ठीक है यूएनएचआरसी जो है आप आकर के देख सकते हैं, सिंजिंगयान प्रांत देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या न्यूज़ है, चीन के विदेश मंत्री का कहना है कि ठीक है आप देख सकते हैं लेकिन जांच नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मतलब एनएचआरसी के लोग आएंगे, सिंजिंगयान प्रांत जाएंगे जहाँ पे उइगर मुसलमानों की स्थिति है, वहाँ पे उसको देख सकता है लेकिन जांच नहीं कर सकता। फिर तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको होटल में आना है, रुक कर निकल जाना है। फिर अब देखिए यूएनएचआरसी क्या है। यूएनएचआरसी मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूएनएचआरसी से पहले सबसे पहले तो ये दिन याद रखिएगा आप लोग, ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 1948, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस मनाया जाता है, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रीजन है 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट को साइन किया गया था। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को साइन किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। और यही कारण है कि 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। यूएनएचआरसी क्या है कि एक 47 सदस्यीय संगठन है, 47 सदस्यीय संस्था है जो यूएन की संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुआ था 15 मार्च 2006 को।
इससे पहले एक संगठन था यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, तो इस संगठन को डिसमेंटल करके यूएनएचआरसी की स्थापना किया गया था 15 मार्च 2006 को, और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो बेसिक जानकारी है। यूएन पे अगर आपको वीडियो देखना है तो यूएन पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले बनाया था। उसमें यूएन के जितने भी बॉडी है, एक वीडियो में लगभग 35 मिनट का वीडियो होगा। उस एक वीडियो में मैंने सारे के सारे बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। यूएन के सभी बॉडी पे मैंने डिस्कस किया था। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पे। G20 का सिंपल मतलब ये है कि विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका तीनों ही शामिल है G20 में, लेकिन सिंगापुर शामिल नहीं है, तो डी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ईरान इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए सी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, मलेशिया इसमें शामिल नहीं है, इसलिए बी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, ये चारों का चारों देश जो है G20 का पार्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।